ट्रांसजेंडर्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में और अपनी डिग्निटी के बारे में। जब राम जी वनवास पे जा रहे थे तब उनके पीछे एक समूह आया। वो समूह में एक ऐसा ग्रुप था जो कि ना केवल स्त्री के उसमें आता था कैटेगरी में, ना केवल पुरुष के। हमारा जो रिसेंट जुडिशियल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है हमारे ब्रिटिश इंडिया से। तो क्या वहाँ पे भी उनके राइट्स, लॉज कुछ ना कुछ अंश देखने को मिलता है? 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो थर्ड कम्युनिटी है, थर्ड जेंडर वाली, वो क्रिमिनल बाय बर्थ है। फॉलोइंग दैट 2008 में नवतेज सिंह जौहर का केस आया, उस केस में सेक्शन 377 का जो वॉलेटिव पार्ट था, जिसमें आगे मैंने बात की थी, क्रिमिनलाइज कर दिया गया था होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को, उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। जो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव था ट्रांसजेंडर को लेके, वो बहुत ही नैरो कर दिया गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिर आगे इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सरकार तो अपने उससे बिल बना ही रही है, लेकिन हमें अपने एंड से उस पर बातचीत करके, चर्चा करके, विचार विमर्श करके, चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे अभी डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया के थ्रू आगे लाना चाहिए। आइडेंटिटी वो है जो हम खुद डिफाइन करते हैं या वो जो स्टेट हमें सर्टिफाई करके देती है? एक वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेल्फ आइडेंटिटी इज़ अ राइट, और आज हमारे सामने एक फ्रेमवर्क खड़ा होता है जिससे हमें खुद को वेरीफाई करना पड़ता है कि आप कौन हैं और हम कौन हैं। नमस्कार, मैं हूं समृद्धि दास और आपका विधि विचार के नए एपिसोड में स्वागत है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है अंशिका मिश्रा। आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुद्दा बनी हुई है हाल ही में। हम बात करने वाले हैं ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल, जो एक्ट बन चुका है और हाल ही में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है। तो अंशिका जी, हमें महसूस होता है और हमें पता है कि आज के समय में ट्रांसजेंडर्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में और अपनी डिग्निटी के बारे में, और रैलीज़ भी हो रही है। क्या हमें इसका अंश अपने एशियंट इंडिया में देखने को मिलता है, अपने हिस्ट्री में देखने को मिलता है, या ये एक ऐसी चीज़ है जो आज एकदम से उठी है? देखिए, आज इस थर्ड जेंडर के बारे में बातचीत हो रही है। लोग इससे बहुत वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन हमारे जो देखा जाए एंशिएंट इंडिया में इसका बहुत अच्छे से इलैबोरेशन किया गया है। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के टेक्स्ट पे जाएं, उन बहुत सारे, चाहे वो पुराण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो। अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी रामायण का। जब राम जी वनवास पे जा रहे थे तब उनके पीछे एक समूह आया। वो समूह में एक ऐसा ग्रुप था जो कि ना केवल स्त्री के उसमें आता था कैटेगरी में, ना केवल पुरुष के। जब वो समूह वहीं रुका रहा। जब राम जी 14 साल के लिए जा रहे थे, जब राम जी वापस आए तो उस समूह को उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो वो एक रिकॉग्नाइजेशन थी स्टेट लेवल पे और डिवाइन लेवल पे। अगर हम भारत की ना बात करें, अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देखें, तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में, उसमें भी इसका बहुत अच्छे से विचार विमर्श करके चीज़ें लिखी गई हैं सुमेरियन टेक्स्ट में। फिर इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री देखें, मुग़ल शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी थर्ड कम्युनिटी, थर्ड जेंडर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। वो एक मिलिट्री कमांडर के रूप में भी थे, वो एक सुपरवाइज़र थे, विमेन हेडक्वार्टर के सुपरवाइज़र थे। तो वो एक पेरिफेरल में नहीं थे, वो एक सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो उनका रेलेवेंस सिर्फ आज ही नहीं, बहुत समय से चला आ रहा है। हम समझते हैं कि ट्रांसजेंडर का जो प्रेजेंस है वो बहुत ही पीछे से चलता हुआ आ रहा है। हमारा जो रीसेंट जुडिशियल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है हमारे ब्रिटिश इंडिया से। तो क्या वहाँ पे भी उनके राइट्स, लॉज कुछ ना कुछ अंश देखने को मिलता है?
देखिए, इतने दिन से इतने सारी रिकॉग्नाइजेशन मिली उन्हें सारे टेक्स्ट में, लेकिन बात कहाँ बिगड़ी वो यहीं से शुरू होता है। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पे राज करने आए, तो वो इस रिलेशनशिप को, जो कि नॉन बाइनरी के बाहर आता है, उसे नॉन सैक्रामेंटल उन्होंने घोषित कर दिया। 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो थर्ड कम्युनिटी है, थर्ड जेंडर वाली, वो क्रिमिनल बाय बर्थ है। बहुत से आईपीसी में यहाँ तक सेक्शंस भी लिखे गए। एक हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 377, जो एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसे क्रिमिनलाइज करता है। तो इतने सारे दिन से जो आपके रिकॉग्नाइजेशन मिली, जो बातचीत की गई, उससे चंद पलों में इरेज कर दिया गया और इसे एक क्रिमिनल माइंडसेट और इनके जो रिलेशनशिप है उसे क्रिमिनल माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाने लगा। हमें समझ आता है कि जो ट्रांसजेंडर्स है उनका जो रेलेवेंस है, उनका जो महत्व है वो बहुत पीछे से चलता आ रहा है। हमारा जो आज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ब्रिटिशर्स लॉ से और ब्रिटिशर्स रूल से। तो फिर क्या हमें उस टाइम का लॉ या फिर सिस्टम में कुछ उनके लिए या उनके खिलाफ कुछ देखने को मिलता है? देखिए, इतने सालों से चली हुई आ रही रिकॉग्नाइजेशन जो हमारे टेक्स्ट में लिखी है और जो हमारे ओरल ट्रेडिशंस में थी, ब्रिटिशर्स के आने से वो इरेज हो गई। जब वो आए तो वो जो एक नॉन बाइनरी रिलेशनशिप होते हैं उसी को सिर्फ करेक्ट मानते थे, और जो भी इसके बाहर आता था वो उसे क्रिमिनल तरीके तौर पे देखते थे। अब वो जब आए तो एक 1971 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया, उसमें उन्होंने, उनका एक पार्ट था उसमें उन्होंने ये लिखा कि ये जो थर्ड कम्युनिटी होती है उन पे बहुत सर्विलेंस रखे जाने चाहिए और उन्हें एक क्रिमिनल बाय बर्थ के तौर पे उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। जब अभी तो बीएनएस चल रहा है, पहले तो आईपीसी था, तो उसमें एक सेक्शन था 377, उसका एक पार्ट था जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उससे क्रिमिनल पर्सपेक्टिव के उससे रखा गया था, और जितने भी रिलेशनशिप है उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो आपने अभी कहा कि जो ब्रिटिशर्स टाइम पे थे उन्हें एज ए क्रिमिनल रिकॉग्नाइज किया जाता था और उन्हें नॉन सेक्रेमेंटल तरीके से टैग किया जाता था। तो आज के जो रीसेंट हमारा इंडियन लॉ है उसमें उनकी क्या रेलेवेंस है, या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या ऑब्लिगेशंस आते हैं उनके लिए? देखिए, जब हम अभी आज़ाद भारत में हैं तो सबसे बड़ा, जब मेरे उस तौर पे और सबके एक्सेप्टेंस में 1974 में जब वोटर आईडी कार्ड बन रहे थे तो उसमें एक अदर कैटेगरी थी, उन्होंने उसे डाला और अदर कैटेगरी में उन्हें वोट करने का अधिकार दिया, जो कि हो सकता है अभी बहुत छोटी बात हो, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत बड़ी बात थी। अब हम जुडिशियल एवोल्यूशन को देखेंगे तो सबसे बड़ा लैंडमार्क केस 2009 का नास फाउंडेशन का केस, उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो भी, अगर हम सेक्शन 377 को लागू करते हैं या फिर किसी होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप पे, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 14 है, 15 है और इवन 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसको वॉयलेट करता है। इसको ओवर रूल भी कर दिया गया 2013 के केस में, लेकिन फिर 2014 का एक केस आया, नालसा फाउंडेशन का केस, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था। उसमें पहली बार बातचीत की गई कि एक आइडेंटिटी क्या होती है, एक सेल्फ आइडेंटिटी क्या होती है। वो एक कोडिफाइड नहीं था, वो एक कोर्ट की रूलिंग थी और उन्होंने बहुत से डायरेक्शंस दिए कि कैसे एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकार के लिए हमें रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फॉलोइंग दैट 2008 में नवतेज सिंह जौहर का केस आया, उस केस में सेक्शन 377 का जो वॉयलेटिव पार्ट था, जिसमें आगे मैंने बात की थी, क्रिमिनलाइज कर दिया गया था होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को, उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और पहली बार LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स के बारे में बातचीत की गई। अब ये सारे लैंडमार्क केसेस को कोडिफाइड पार्लियामेंट के द्वारा किया गया 2019 में। जब पहला रूल आया ट्रांसजेंडर एक्ट, उसमें पहली बार बात
की गई कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। बहुत से सोशियो कल्चरल ग्रुप आते हैं, बहुत से इंटर सेक्स ग्रुप आते हैं। तो ये एक उन्होंने बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दी। थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक रोल था, बट उन्होंने एक वेलफेयर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बातचीत की गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो 2019 के एक्ट में की गई। अनइक्वालिटी देखी जा रही थी, बट फिर भी एक पार्लियामेंट के द्वारा एक वे फॉरवर्ड स्टेप दिया गया। ठीक है अंशिका जी, हमें समझ आता है कि जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स निकले हैं, कितना प्रोत्साहन मिला है, कितना बढ़ावा मिला है ट्रांसजेंडर्स को सोसाइटी में अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी मेंटेन करने का और आगे बढ़ाने का। तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है? क्यों इंडिया में इसको क्वेश्चन किया जा रहा है? देखिए, जो 2019 का एक एक्ट आया था, उसे 2026 में एक बिल ड्राफ्ट किया गया, जो कि अब एक्ट बन चुका है। उसके कुछ प्रोविजंस बहुत कंट्रोवर्शियल थे, और जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत आउटरेजेस और प्रोटेस्ट देखे गए थे। सबसे बड़ा कि जैसे मैंने बात की कि उनका एक डेफिनेशन था, वो ब्रॉड और इंक्लूसिव था, जो 2019 का एक्ट था। अब इनका जो डेफिनेशन है उन्होंने बहुत छोटा कर दिया गया है। इसमें कुछ सोशियो कल्चरल ग्रुप आते हैं और इंटरसेक्स ग्रुप आते हैं। दूसरा, इसमें ये बात की गई जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, सेल्फ आइडेंटिटी का। पहले उन्हें एक हक दिया गया था कि अगर हम अपने आप को अलग मानते हैं तो हम खुद को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ, हम इस कैटेगरी में आते हैं। अब उन्हें एक लिखना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन तैयार करनी होगी, जो कि मेडिकल बोर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर से एक वेरीफाई होगी। फिर वो जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वो आपके एक फाइनल सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और उसके आधार पे आपके डिसाइड किया जाएगा कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं, जो कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और एक इंडिविजुअल राइट होता है कि हम कैसे अपना अधिकार एक्सप्रेस करके अपनी चीज़ें कर सकते हैं और सरकार के दिए गए लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसे बहुत नैरो डाउन कर दिया गया। फिर जब ये रूल बनाया जा रहा था तो एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुआ। जो ट्रांसजेंडर का एक हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उससे एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुआ, और जितने भी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की बात की गई थी उसकी भी कुछ खास बातचीत नहीं की गई। तो और एक बहुत इम्पॉर्टेंटली इन्होंने सोशियो कल्चरल ग्रुप और जो आते हैं आपके ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, उनको सेम डिक्लेयर कर दिया, जो कि फंडामेंटली अलग है और उनकी लिव्ड एक्सपीरियंस अलग हैं। तो ये बहुत से लोगों के लिए एक नाइंसाफ़ जैसी बात हो गई। तो इसको फॉलो करते हुए बहुत से प्रोटेस्ट और आउटरीचेस देखने को मिल रहे हैं अभी। तो अंशिका जी, हमें समझ आता है कि जो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव था ट्रांसजेंडर को लेके, वो बहुत ही नैरो कर दिया गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिर आगे इसका वे फॉरवर्ड क्या है? आगे हम क्या जान सकते हैं, आगे हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो इनकी आइडेंटिटी को महत्व मिल सके? तो पहले हमें दोनों साइड की बातें एक आगे रखनी होगी और उनका इंटेंट समझना होगा। जब पार्लियामेंट ये बिल ड्राफ्ट कर रहा था और ये बिल लाया, तो उनका भी इंटेंट गलत नहीं था। वो एक स्टेप था ताकि हम आइडियोलॉजिकली आगे बढ़ सकें और इस डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ सकें। लेकिन हमें कुछ चीज़ें एड्रेस करनी होंगी। हम एक जागरूक नागरिक हैं इस देश के। पहली बात जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हमारी अराइज़ हो रही है, ताकि आपकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ताकि वो चीज़ें रेगुलेट करती है, उसका एक बैलेंस बना रहे। पहली चीज़ ये होगी कि जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसमें एक रिफॉर्म लाना चाहिए। हमें एक इंडिविजुअल तौर पे एक अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को डिक्लेयर कर सकें। कुछ प्रोसेस होने चाहिए, थोड़े कम उसमें ब्यूरोक्रेटिक रोल्स होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी जो बात की गई थी आपके 2019 में भी और 26 में भी, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते भी हैं कि हमारे बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिज़र्व सीट होती है आपके विमेन के लिए, आपके ट्रांसजेंडर के लिए, अगर हम इस डेफिनेशन को बहुत नैरो कर देंगे तो बहुत से लोगों का हक जो इस चीज़ में आना चाहते हैं
वो एक फ़नल के थ्रू एक क्रिएट हो जाएगा और बहुत से लोग फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसे भी कोई बिल ला रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें, बिकॉज़ हमारा एजेंडा क्या है? बिल फॉर द पीपल, बिल बाय द पीपल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। तो जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है उससे एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन लेनी चाहिए, बिकॉज़ हमें अगर आगे बढ़ना है इस देश में तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें एक आइडियोलॉजिकली भी बढ़ना चाहिए, जो कि हमारे एजुकेशन और एक अवेयरनेस से भी आती है। सरकार तो अपने उससे बिल बना ही रही है, लेकिन हमें अपने एंड से उस पे बातचीत करके, चर्चा करके, विचार विमर्श करके चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे अभी डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया के थ्रू आगे लाना चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए। शुक्रिया अंशिका जी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और हमें इससे समझ आता है कि ट्रांसजेंडर्स हमारे हिस्ट्री में कितना रेलेवेंस और कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि आज का जो जुडिशियल सिस्टम है ट्रांसजेंडर्स के लिए कितना कुछ कर रहा है, और एक ऐसा हमारे सामने फ्रेमवर्क लाके खड़ा कर दिया गया है जिसमें हमें क्वेश्चन करना पड़ रहा है। तो सवाल सीधा है, क्या ऐसा फ्रेमवर्क हमारी आइडेंटिटी और हमारी ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है? शुक्रिया आप सभी का हमारे से यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आगे और भी एपिसोड्स आएंगे विधि विचार से। धन्यवाद।